नमस्कार साथियों। देखिए आज हम फिर से लेके आए हैं क्लास 9th हिस्ट्री का एक चैप्टर है जिसका नाम है हिटलर का उदय। इस चैप्टर को बेटा ओवरऑल हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं कि एक ही वीडियो में आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, नोट्स होने वाले हैं। इस चैप्टर को क्लियर करने के बाद ऐसा रट जाएगा बेटा आपको कि दोबारा आपको दूसरी जगह जाना ही नहीं पड़ेगा। पेपर में कुछ भी पूछ लिया जाए आप एक ही बार में उसका जवाब दो दोगे। चलिए तो बिना कुछ बात किए हुए बात करते हैं कि हिटलर का उदय कैसे हुआ। नाजीवादम यानी कि नाजिम एंड द राइज ऑफ द हिटलर, और ये दोनों ही लैंग्वेज में होने वाला है। तो चलिए बेटा, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको जब भी बने सबसे पहले आपसे मुलाकात हो जाए। चलिए सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करें। इंट्रोडक्शन यानी कि इसका परिचय क्या होने वाला है। तो देखिए, हेलमथ नाम का एक आघात यानी कि नाजीवाद की जड़ें। हेलमथ टर्म एंड द रूट्स ऑफ नाजिम, यानी कि हेलमथ क्या है तो ये बेटा 1945 की बात है। हेलमथ नाम का एक 11 वर्ष का जर्मन लड़का था, यानी कि हेलमथ 11 ईयर का एक लड़का था जो 1945 में 11 साल का था। उसके माता पिता की व्यथित करने वाली बातचीत सुन रहा था। वो बेड पे लेटा लेटा अपने माँ बाप की बातें सुन रहा था। उसके पिता जो एक चिकित्सक और नाजी समर्थक थे, यानी कि उसके जो फादर थे बेटा, जो उसके फादर थे वो फिजिशियन थे और नाजी सपोर्टर थे, अर्थात हिटलर को सपोर्ट करते थे। नाजीवादी जो विचारधारा थी उसे सपोर्ट करते थे। मित्र राष्ट्रों से बदला लेने के डर से आत्महत्या या परिवार के विनाश का विचार बना रहे थे, अर्थात वो अपनी पूरी फैमिली के लिए सुसाइड की प्लानिंग कर रहे थे कि जो उनकी दूसरी अलायंस है जिससे लड़ रहे थे वो अलायंस जीत चुकी थी और चुनाव क्या होते युद्ध हार चुके थे। चलिए, हेलमथ के पिता की आत्महत्या और उसे दर्दनाक अनुभव के कारण उसे 9 साल तक घर का खाना नहीं खाना पड़ा। हेलमथ के पिता, अब क्या होता है बेटा, जो हेलमथ हैं, हेलमथ के पिता नाजीवादी से जुड़ाव और हिटलर की महत्वाकांक्षाओं ने नाजीवाद को समझने का संदर्भ निर्धारित कर दिया। ठीक है, तो हिटलर का जो नाजीवादी विचारधारा थी उसके बारे में बात करते हैं। अब हम बात करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग नाजिम, अ सिस्टम ऑफ द आइडियाज एंड एम्बिनेशन। अर्थात वो कहता है कि जो नाजीवाद का विचार है इसको समझना, विचारों की महत्वाकांक्षाओं को एक प्रणाली में रखना, ये सारी टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं। नाजिम वॉज अ स्ट्रक्चर्ड सिस्टम ऑफ आइडिया एंड पॉलिटिकल, नॉट आइसोलेटेड एक्ट। अर्थात वो कहते हैं कि जो नाजीवादी विचार है बेटा, नाजीवादी जो थॉट है एक राजनीतिक एक संरचित प्रणाली है। ये अलग अलग कार्य करते हैं, ये और कुछ नहीं है, कोई एक्ट नहीं है। हिटलर के लक्ष्य क्या थे? जर्मनी को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाना और यूरोप पर विजय प्राप्त करना। तो हिटलर का एक ही मोटिव था बेटा कि जर्मनी को एक पावरफुल राज्य बनाना, राष्ट्र बनाना और यूरोप को अपने कब्जे में लाना, यानी कि सारा यूरोप इनके जर्मनी के कंट्रोल में आ जाए। ये उसका एम था, ये उसका एम था बेटा, उसका गोल मान लो हिटलर का कि पावरफुल करना था जर्मनी नेशन को और बाकी पूरे यूरोप को अपने अंडर में रखना था। यह केवल हिटलर की महत्वाकांक्षा या नरसंहार तक सीमित नहीं था, अर्थात ये जो उसका एम था वो सिर्फ हिटलर की एम्बिनेशन और उसका हॉलोकॉस्ट तक नहीं था। हॉलोकॉस्ट मतलब नरसंहार, बहुत सारे लोगों को जब मार दिया जाता है, हॉलोकॉस्ट, बल्कि इसमें एक व्यापारिक विचारधारा भी शामिल थी। अर्थात ये वहीं तक नहीं था, इसमें एक व्यापारिक यानी कि एक इकोनॉम पास और आइडियोलॉजिकल थॉट भी उससे जुड़ा हुआ था। चलिए आगे की बात कर रहे हैं बेटा, तो क्या लिखा आगे की बात के लिए थोड़ा मार्क चेंज। 10 सुसाइडल डैमेज ऑफ नाजी लीडरशिप, अर्थात जो नाजी नेतृत्व का आत्मघाती पतन। अब आपको पता है कि हिटलर कितना पावरफुल रूलर रहा होगा। उसने एक समय पूरे विश्व को दूसरे वर्ल्ड वॉर करने पे वर्ल्ड वॉर के रूप में खड़ा कर दिया। तो हिटलर इतना पावरफुल था, तो इतने पावरफुल नेतृत्व का बेटा अंत क्या था? सुसाइडल लीडरशिप, अर्थात उसे आत्मघाती पतन करना पड़ा, अपने आप को मारना पड़ा। तो बात करते बेटा मई 1945 में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, यानी कि जो
मई 1945 का टाइम था, जो जर्मनी सरेंडर्ड बाय द अलायंस, यानी कि जो उनके सामने वाली जो अलायंस थी, मित्र राष्ट्र, उनके सामने सरेंडर कर दिया कि भैया हम युद्ध से हार चुके हैं। हिटलर, गोएबल्स प्रचार मंत्री और हिटलर के परिवार ने अप्रैल 1945 सामूहिक रूप से आत्महत्या कर ली थी। यानी कि जो हिटलर है, जो गोएबल्स हैं, जो उनके प्रोग्राम या जो प्रचारक मिनिस्टर थे, हिटलर की फैमिली, सभी ने मिलकर क्या करा बेटा, सुसाइड कर लिया 1945 अप्रैल में। तो कितना अंत बुरा होता है, कहते नहीं बुराई का अंत बुरा होता है बेटा। चलिए, उनकी सामूहिक आत्महत्या ने नाजी नेतृत्व के अंत में चिन्हित किया, अर्थात जो उनकी देयर कलेक्टिविटी सुसाइड था, जो एक साथ मर गए, मार्केट द एंड ऑफ नाजी लीडरशिप। और इन्हीं की सुसाइड के चलते इनकी जो नाजी विचारधारा थी बेटा, उसका अंत हो गया। चलिए, अब बात कर देंगे टॉपिक नंबर पहला। टॉपिक नंबर पहला आपका है कि वाइमर गणराज्य का जन्म, यानी कि बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो वाइमर गणराज्य का जन्म कैसे हुआ? तो प्रथम विश्व युद्ध आप सभी को पता है, अगर ना पता हो तो देखिए 1914 से 1918, यानी कि 4 साल चलने वाला युद्ध था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जर्मनी ने ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के साथ मिलकर मित्र राष्ट्र यानी कि इंग्लैंड, फ्रांस, रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ी और जर्मनी की हार हो गई। वो कहते हैं बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 टू 1918 तक चला और इसमें जर्मनी along with the Austrian Empire fought against alliance इंग्लैंड, फ्रांस एंड रशिया। और इसमें जर्मनी डिफीट हो जाती, जर्मनी हार जाती है। आगे की बात करते हैं। अब जब जर्मनी हार जाती है बेटा, तो सम्राट का त्याग, जर्मनी की हार के बाद सम्राट ने अपना पद छोड़ दिया, अर्थात जैसे ही वहाँ की राजा हार गए, यानी कि एब्डिकेशन ऑफ द एम्पायर, एम्पायर का मतलब होता है राजा, सम्राट, और त्याग देना मतलब उसने अपने राज्य को, अपने पत्र को त्याग दिया है। फॉलोइंग जर्मन डिफीट द एम्पायर एबिकेशन, अर्थात जैसे ही वो हारे तो राजा ने अपना पद छोड़ दिया। वाइमर गणराज्य की स्थापना वाइमर नामक शहर में एक राष्ट्रीय सभा, वाइमर शहर है जर्मनी के अंदर, जहाँ पर एक नेशनल असेंबली ने लोकतांत्रिक संविधान के साथ एक संघीय ढांचे की स्थापना, जिसे वाइमर गणराज्य किया, अर्थात एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू वाइमर रिपब्लिक, अ नेशनल असेंबली ऑफ सिटी वाइमर एस्टेब्लिश द फेडरल स्ट्रक्चर, एक संघवाद स्ट्रक्चर, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन नाउ एज द वाइमर रिपब्लिक, यानी कि वहाँ पर एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बनाया, जिसे नाम दे दिया गया आगे चल के डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, जिसे का नाम क्या निकला बाद में, वाइमर रिपब्लिक, यानी कि वाइमर गणराज्य का निर्माण हो गया। तो ये तो रहा था बेटा वाइमर गणराज्य का निर्माण, कि कैसे वाइमर गणराज्य सामने आ गया। अब बात करते हैं वाइमर गणराज्य का जन्म, जो कि हम पढ़ चुके हैं। चलिए, अब बात करते हैं अगले की, वेनेजुला की संधि, थ्रेटी। चलिए, बात करते हैं बेटा वायसराय की संधि, जिसे कि क्या कहते हैं, वर्जिनिलाइज थ्रेटी। ये क्या थी बेटा? जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हार चुके थे, तो जून 1919 मित्र राष्ट्रों ने जर्मन पर एक अपमानजनक संधि थोप दी, यानी कि जो थ्रेटी ऑफ वेनेजुला थी, वो 1919 में जो अलायंस जीत गई थी, यानी कि अमेरिका जैसे राज्य जीत गए थे, उन्होंने ह्यूमिलेटिंग थ्रेटी ऑफ जर्मन, यानी कि जर्मनी के ऊपर एक अपमानजनक थ्रेटी थोप दी थी संधि। जर्मनी को अपने उपनिवेश का 13%, 75% लोहा और 26% कोयला भंडार खोना पड़ा, अर्थात जो जर्मनी थी उसने लॉस्ट कर दी थी 13% कॉलोनी, 75% आयरन रिजर्व एंड 26% कोल। ये क्या कर दिया था? जो अलायंस जीती थी, जिनमें आपने देखा होगा अमेरिका और भी जो कंट्री हैं, उन्होंने इनकी ये रिसोर्स को ले लिया था। युद्ध की सारी जिम्मेदारी जर्मनी पर डाल दी थी, जिसे युद्ध अपराध कहा गया, वॉर गल्टी ग्लेसेस कहा गया, अर्थात युद्ध का रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थोप दी बेटा? कहा गया कि इस युद्ध का पूरा जिम्मेदार कौन है? जर्मनी है। चलिए, चौथा पॉइंट, जुर्माना लगाया गया। जुर्माना कितना लगाया गया बेटा?
यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, 6 यूरो अरब डॉलर, यानी कि 6 बिलियन डॉलर का इनके ऊपर कर्ज लगा दिया गया। यहाँ पर 4 है, 5 नहीं है, यहाँ 6 आएगा बेटा, ठीक है, मिस्टेक है, यहाँ पर तो 6 है। चलिए, नवंबर अपराधी भी इन्हें घोषित किया गया, और इन्हें क्या, नवंबर अपराधी, वाइमर गणराज्य के समर्थक जैसे समाजवादी, कैथोलिक, डेमोक्रेटिक संधि को स्वीकार करने का कारण था रूढ़िवादी विचारधारा हलकों द्वारा नवंबर अपराधी कहकर मजाक उड़ाया गया। अर्थात जैसे वाइमर गणराज्य ने इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है भैया, जो चढ़ा हमारे ऊपर वो हम करेंगे, अब जो हो गया सो हो गया, आप क्या कर सकते हैं। तो वहां के लोगों ने इन्हें क्या करा, नवंबर का क्रिमिनल करा, नवंबर अपराधी। अब आता है बेटा हिटलर की उदय। तो हिटलर राइज कैसे हुआ, हिटलर को पावर कैसे मिली, ये बात करते हैं। तो सबसे पहले हिटलर का प्रारंभिक जीवन, यानी कि जो उसकी लाइफ का स्टार्टिंग है वो कैसे करेंगे। तो एडोल्फ हिटलर का जन्म 1889 ऑस्ट्रिया में हुआ। वह बचपन में गरीब थे। क्या कहते हैं, अडोल्फ हिटलर वॉज बोर्न इन द ऑस्ट्रिया 1889। ही वॉज अ पुअर एज चाइल्ड। बचपन में बहुत गरीब थे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध, तो उन्होंने सेना में भर्ती होकर बहादुरी के कई पदक जीते। युद्ध में जर्मनी की हार और वायसराय की संधि उन्हें क्रोधित और दुखी कर दिया। यानी कि वॉर की बात करें तो ही इंस्लिट इन द आर्मी एज विन सेवरल मेडल्स एंड ब्रेव। बहुत सारे बहादुरी के मेडल मिले। जर्मनीज डिफीट इन द वॉर, द थ्रेटी ऑफ वेनेजुला लेफ्ट एंग्री एंड सैडनेस। वेनेजुला की जो संधि हुई उसने हिटलर को दुखी और क्रोधित बना गया। नाजी पार्टी का गठन 1919 में उन्होंने जर्मन वर्कर्स पार्टी नामक एक पार्टी थी, वो छोटे से समूह में शामिल हो गए और इसे नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी बना दिया गया, नाम दिया। और बाद में इसी का नाम क्या रख दिया गया बेटा, नाजी पार्टी के नाम से इसे जाने लगा। यानी कि फॉर्मेशन ऑफ नाजी पार्टी 1919 में उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया। उस पार्टी का नाम क्या था, जर्मन वर्कर पार्टी। फिर उसका नाम चेंज करके रखा नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर पार्टी, और अंततः उसका नाम आ गया बेटा नाजी पार्टी। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं आगे की, महामंदी और नाजीवाद की लोकप्रियता। अब देखिए बेटा, हिटलर को अगर कोई सरकार में सही से लाया था तो वो लाया था बेटा महामंदी। कौन, महामंदी यानी कि डिप्रेशन। महामंदी यानी डिप्रेशन। डिप्रेशन जैसे ही आई तो द ग्रेट डिप्रेशन एंड पॉपुलैरिटी ऑफ नाजिम। जैसे ही महामंदी आई, उसी महामंदी के चलते जो नाजिलिज्म है वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया, पॉपुलर हो गया लोगों में। 1929 के बाद आई आर्थिक महामंदी। ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बैंक दिवालिया हो गए, व्यापार बंद हो गया, बेरोजगारी बढ़ गई, और इस संकट के माहौल में नाजी प्रचार के लोगों ने एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई। अर्थात जब ग्रेट डिप्रेशन आया, पॉपुलैरिटी कैसे, तो इस ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन के यानी कि महामंदी के दौरान, दैट फॉलो 1929 यानी कि 1929 के बाद जो बैंक थे वो बैंकक्रप्ट हो गए, बिजनेस क्लोज हो गए, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता जा रहा था बेटा। और इसी के चलते जो नाजिलिज्म के लोग थे उन्होंने लोगों को एक होप दी, उन्होंने लोगों को एक प्रोपेगेंडा दिया, एक एजेंडा दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि उनके भविष्य को बेहतर वो कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मसीहा के रूप में चित्रण। धुआंधार नाजी प्रचार के जरिए हिटलर को एक राक्षस और मसीहा के रूप में पेश किया गया। राक्षस नहीं है, तो हिटलर को किसके रूप में बेटा, हिटलर को एक रक्षक और मसीहा के रूप में पेश किया। अब जैसे ही इन लोगों ने समाएं करी, प्रचार करा और प्रोपागेंडा किया, तो इसके चलते इन्होंने बताया कि जो हिटलर है वो एक सेवियर है, सर्विस करने वाला, और मसीहा यानी देवताओं का भेजा हुआ एक वैसा व्यक्ति है जो जर्मनी के लोगों का उद्धार करने आया है। चलिए अब बात करते हैं अगली, तानाशाही शासन की स्थापना, स्टेब्लिश ऑफ
डिक्टेटरशिप का मतलब होता है बेटा तानाशाही, अर्थात जो अपने मन से चले। तो चलिए, चांसलर पद 30 जनवरी 1933 को हिटलर को राष्ट्रपति हिंडनबर्ग ने चांसलर का पद संभालने का न्योता दिया, जो मंत्रिमंडल में सबसे ऊंचा पद था। तो एस्टैब्लिश ऑफ डिक्टेटरशिप का मतलब होता है कि तानाशाही, अपने हिसाब से शासन चलाना, जैसे आपका मन है कि ये करना, नहीं कर रहे, अपने मन से चलाना। तो चांसलरशिप का मतलब है बेटा जनवरी 30, 1933। हिटलर वॉज द इन्वाइटेड बाय द प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग इज एज्यूम दैट प्रोविजन ऑफ चांसलर टू द हाईएस्ट पोजीशन ऑफ द कैबिनेट। तो ये उनके कैबिनेट मंत्री मिशन में बेटा सबसे बड़ा पद जो होता था वो चांसलर का होता था, और वही किसको मिल गया? हिटलर को। अग्नियाध्यादेश फायर डेकेज फरवरी 1933 जर्मन संसद भवन में रहस्यमय आग लगने के बाद हिटलर ने अग्नि अध्यादेश जारी किया, जिसने प्रेस और सभा करने जैसे नागरिक अधिकारों को अनिश्चित काल के लिए निलंबित कर दिया गया। अर्थात जब वहाँ पर आग लगी 1933 में, वो भी कहाँ? पार्लियामेंट में। तो फॉलोइंग द मिस्टीरियस फायर इन द जर्मन पार्लियामेंट बिल्डिंग हिटलर, तो हिटलर ने एक लॉ पारित किया जिसे कहते हैं फायर डेकेज। इसके तहत अब वहाँ के जितने भी लोगों को जो राइट मिला होता है, सिविल राइट, उसे उसने बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया। उसने कहा कोई भी व्यक्ति सभाएं नहीं कर सकता, कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकता जब तक हम ना चाहें। चलिए, विशेष अधिकार अधिनियम यानी कि इनाबलिंग एक्ट का मतलब है 3 मार्च 1933। इस अधिनियम ने हिटलर को संसद को हाशिए पर ढकेल केवल अध्यादेश के माध्यम से शासन करने का आदेश दे दिया, जिसमें जर्मनी की तानाशाही शासन हो सके। अर्थात इसने एक एक्ट बनाया जिसका नाम था इनेबलिंग एक्ट। ये 3 मार्च 1933 को आया था। इसमें हिटलर के पास बहुत ज़्यादा राइट आ गए थे। सोलर थ्रोट रूल, ऑडियंस और मार्गलाइजेशन पर भेज दिया पार्लियामेंट को, जिसके चलते हिटलर चाहता था कि उसके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने हाथों में ले सके। एक पार्टी शासन, अब आपने सुना होगा ये उनका स्लोगन था कि एक एम्पायर, एक पर्सन और एक ही लीडर। अर्थात नाजी पार्टी और उससे जुड़े संगठन को छोड़कर सभी राजनीतिक दल और ट्रेड यूनियन को प्रतिबंध लगा दिया गया, यानी कि 1 पार्टी रूल। ऑल पॉलिटिकल पार्टी ट्रेड यूनियन वेयर बैन एक्सपेक्ट द नाजी पार्टी इट्स अफेयर ऑर्गेनाइजेशन। अर्थात उसने एक पार्टी का जो एक्ट है उसे पारित कर दिया कि अब और दूसरी कोई पार्टी यहाँ पर नहीं बन सकती जब तक नाजी पार्टी उसको परमिशन ना दे। ठीक है जी। चौथा बड़ा बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है, नाजीवादियों का दृष्टिकोण क्या था, वो विश्व को किस नज़र से देखते हैं। तो द नाजी वर्ल्ड व्यू और जनसंहार, यानी कि उन्होंने लोगों को कैसे मारा, तो ये सारी चीज़ बात करेंगे। तो बेटा ये नस्लीय पदानुक्रम, सबसे पहला तो इनका जो दुनिया को देखने का तरीका था वो नस्ल के आधार पर था। रेशियल हेरिडिटी, यानी कि नाजी विचारधारा लोगों के बीच समानता में विश्वास नहीं करता था। यानी कि नाजीवादी जो लोग थे वो इक्वलिटी पे विश्वास नहीं करते थे, वो नस्लीय पदाक्रम को मानती थी। उनका मानना था कि नॉर्डिक्स जर्मन आर्य सबसे ऊपर, जबकि यहूदी सबसे निचले पायदान पर होते हैं, अवांछनीय होते हैं, यानी कि उनको छूना भी बेकार है। यानी कि क्या कहते था, रेशियल हियरची। नाजी आइडियोलॉजी डिड नॉट बिलीव द इक्वलिटी अमॉन्ग पीपल, यानी कि इक्वलिटी में भरोसा नहीं करते थे बेटा, ये नहीं मानते थे कि सभी इक्वल हैं, बट रेदर इन द रेशियल हियरची दे द बिलीव दैट नॉर्डिक जर्मन आर्य, यानी कि नॉर्डिक जर्मन जो आर्य हैं वो सबसे टॉप पे होते हैं, और जो जूइश होते हैं वो बॉटम होते हैं, और इतने बेकार होते हैं कि इनको तो छूना भी बेकार है, अनडिजायरेबल होते हैं, अवांछनीय है। अगला होता है लेवरेंस राम जीने की जगह। तो हिटलर का मानना था कि अपने लोगों को बसने के लिए अधिक क्षेत्रों पर कब्जा करना जरूरी है, जिसे वो विस्तारवादी क्षेत्र की नीति मानता था। हिटलर क्या है, तो बेटा हिटलर की एक विस्तारवादी नीति आती है, अर्थात
वो जर्मनी का विस्तार करना चाहता था, लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एरिया लाना चाहता था। वो क्या करना चाहता था? जर्मनी का विस्तार करना चाहता था। नेसेसरी द कॉन्क्यू ऑफ द टेरिटरी सेटल हिज पीपल विच पॉलिसी ऑफ एक्सपीनियरिज्म लिविंग स्पेस। अगला होता जनसंहार, होलोकॉस्ट। नाजियों ने एक विशेष नस्लीय समुदाय बनाने के लिए अवांछनीय माने जाने वाले लोग, यहूदी, जिप्सी, पोलिश नागरिक और शारीरिक मानसिक रूप से अक्षम लोगों को मारना शुरू कर दिया। अब इन्होंने होलोकॉस्ट चलाया, जिसमें वो नाजिलिज्म को बढ़ाना चाहते थे। मास किलिंग ऑफ द पीपल, लोगों को मारा। अनड्रेजेबल सच एज जूइश, जिप्सन, पोलिश सिटीजन, और जो व्यक्ति जो फिजिकली मेंटेलिटी या फिजिकली डिसेबिलिटी थी, उन लोगों को मारना शुरू कर दिया, जो कि बहुत बेकार बात है। चलिए आगे बात करें। यहूदियों के सामूहिक नरसंहार प्रलय ने से के नाम से जाना जाता है। गैस चैम्बरों को कीटाणु शोध क्षेत्र कहा जाता था। मतलब जो गैस के चैम्बर होते थे ना बेटा, उसमें डिफेक्टिव एरिया कहा जाता रीजन, क्योंकि वहाँ पर बैक्टीरिया को मारने के लिए होता था। लेकिन हिटलर ने वहाँ पर जूइस, जो यहूदी थे, जो जिप्सन थे, इन्हें वहाँ पर मारा। तो कितनी बड़ी बेकार बात। नाथसी यूथ और महिलाओं की भूमिका। अब नाथसी समाज में जो नए लड़के थे, नया यूथ था, उसकी क्या भूमिका थी, और महिलाएं। तो युवा संगठन, बच्चों को नाथसी विचारधारा की शिक्षा दी जाती थी। यानी कि जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था, उनमें चिल्ड्रन बेयर टच नाजी टेक्नोलॉजी आइडियोलॉजी, नाजीवादी विचारधारा सिखाई जाती है। जुंगवेद, जो 10 साल के बच्चों का समूह होता था, उसे जंग बॉल यानी कि ग्रुप ऑफ द 10 ईयर ओल्ड, और इनका एक अलग समूह होता है जिसमें इन्हें अलग एक शिक्षा दी जाती है। हिटलर यूथ 14 ईयर यानी कि 14 साल के लड़के अनिवार्य, जहां युद्ध की प्रशंसा और लोकतंत्र की निंदा दिखाई जाती थी। अर्थात हिटलर यूथ का मतलब था जिसमें 14 ईयर के चाइल्ड आते हैं। कंपल्सरी ओल्ड बॉय वेयर दे वर टच टू द पेरियस वॉर एंड कम्युनिटी। अर्थात 14 साल के वो लड़के, इन्हें बताया जाता था कि कैसे हमारे देश की अपमान किया गया। महिलाओं की भूमिका। महिलाओं को कट्टर नाथसी बच्चा पैदा करने और शुद्ध आर्य संस्कृति को बनाए रखने के लिए समर्पित माता के रूप में देखा जाता था। अर्थात महिलाओं को किसके रूप में देखते थे बेटा? महिलाओं को, जो वुमेन्स हैं, उन्हें माँ के रूप में देखते थे। लेकिन किसके लिए? प्योर आर्य कल्चर को पैदा करने के लिए। वो कहते थे कि महिलाओं को प्योर कल्चर, आर्यन कल्चर चाहिए, उन्हें प्योर यानी कि शुद्ध आर्यन चाहिए थे। यहूदी, रूसी और पोलियों को लोगों से संपर्क रखने से महिलाओं को दंड दिया जाता था। अगर कोई भी महिला ज्यूइश, रशियन या पोल जैसे लोगों से आए हुए लोगों के साथ संपर्क रखेंगी तो उन्हें उनके ऊपर दंड देना पड़ सकता। चलिए बेटा, यहाँ पर होता है आपका पूरा टॉपिक खत्म। अब इसके अंदर हमने पढ़ लिया कि कैसे हिटलर ने वाइमर गणराज्य का कैसे आया, फिर हिटलर राइज कैसे हुआ, महामंदी क्या थी, फिर हिटलर ने यूथ का क्या था, महिलाओं की भूमिका क्या थी, और हिटलर राइज के बाद उसने वर्ल्ड वॉर क्या था, उसका दुनिया को कैसे, किस नज़रिए से देखता था, ये सारी चीज़ें। अब बात करेंगे बेटा क्वेश्चन आंसर की। तो पहला क्वेश्चन है, हिटलर की उदय के उत्तरदायी किन्हीं 3 प्रमुख कारण की व्याख्या कीजिए। यानी कि जो हिटलर है वो राइज किन 3 कारणों की वजह से हुआ है? तो एडोल्फ हिटलर के उदय के कारण निम्नलिखित थे। सबसे पहला, वेनेजुला की अपमान थ्योरी, यानी कि द ह्यूमैनिटाइजेशन ऑफ थ्योरी ऑफ वेनेजुला। वायसराय की जो संधि हुई थी जिसमें जर्मनी को बहुत अपमान किया गया, जर्मनी के प्रतिशोध की भावना भर दी किसके अंदर? हिटलर के अंदर, जिसके चलते हिटलर इसका बदला लेने के लिए आया। आर्थिक संकट और महामंदी 1929 से 32 का समय है बेटा। ये इकोनॉमिक्स क्राइसिस एंड ग्रेट डिप्रेशन 1929 और 32। वर्ल्ड वॉर स्टैंड अ ग्लोबल ग्रेट डिप्रेशन। जैसे ही वर्ल्ड वॉर हुआ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसी के साथ 1929 में महामंदी, जर्मनी के भयानक बेरोजगारी, भुखमरी, निराशा का माहौल, जिसके चलते हिटलर आ गया। तीसरा, नाजी प्रचारक। जो नाजीवादी का नेतृत्व था वो हिटलर का लिए इतनी पोस्टर, रैलियां, भाषण का इस्तेमाल किया, हिटलर को रक्षक, मसीहा के रूप में दिखाया और बताया कि हिटलर एक वो व्यक्ति है जो आपको रोजगार, आपके क्षेत्र का विकास करेगा और जो हमारा अपमान हुआ उसे वापस लेके आएगा।
इसी के चलते हिटलर वहाँ पर दोबारा शासन में आ गया। सेकंड क्वेश्चन बेटा, ये आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। वायसराय की संधि थ्रेटी ऑफ वेनेजुला जर्मन के लिए अपमानजनक क्यों थी? वाइमर गणराज्य पर इसका क्या प्रभाव था? तो देखिए ये अभी हमने पढ़ी, तो निम्नलिखित थे। सबसे पहले क्षेत्रीय नुकसान क्या हुआ था जर्मनी को? जर्मनी का जो एरिया था बेटा वो 13% क्षेत्र और 75% लोहा, 26% कोयला फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क, लुथियन को दे दिया गया। मतलब इनका जो मटेरियल है, चाहे वो रिजर्व, नेचुरल रिजर्व हो, रिसोर्स हो, इन्हें किसको दे दिया गया बेटा? पोलैंड, फ्रांस, डेनमार्क ऐसे देशों को दे दिया गया। सैन्य शक्ति यानी कि मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी की शक्ति को कम करने के लिए उसकी सेना को भंग कर दिया। राइन्सलैंड संसाधनों को खत्म कर दिया, यानी कि इनको सेना को मिटा दिया गया बेटा। भारी हर्जाना, तो आपको पता 6 यूरो इनके ऊपर कर्ज थोप दिया गया। वाइमर गणराज्य के प्रभाव, अपमान का बोझ, नवंबर का अपराधी और आर्थिक संकट, ये भी महत्वपूर्ण काम इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? तो नाजी विश्व दृष्टि क्या थी? नाजियों की नस्लीय नीति पर प्रकाश डालें। तो आपको पता है बेटा नाजीवाद दुनिया को किस सिद्धांत से देखते थे? एक तो नस्लीय भेदभाव, यानी कि वो सभी को इक्वल नहीं मानते थे। फिर लेवरेराम, यानी कि उनका मानना था कि भूमि को जितना हो सके उतना बढ़ाओ, हमारे लोगों को रहने के लिए एरिया की जितनी ज़रूरत पड़े उतना बढ़ाओ। फिर इनका मानना था कि शुद्ध जर्मनी होना चाहिए, नाजीवादी नस्लीय भेद पे इनका मानना था कि जो यहूदी होते हैं, जो जूइस होते हैं या जो पोलैंड वाले होते हैं, ये खराब नस्ल होती है। यहूदियों को इन्होंने मारना शुरू करा और लगभग 10 मिलियन यहूदी इन्होंने मार लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा। अवांछनीय समूह यहूदियों को मारा, जिप्सी, पोलियो, इन सबको मारना शुरू कर दिया। चलिए आगे की बात करें बेटा, हिटलर ने जर्मनी में तानाशाही की स्थापना कैसे की? तो हिटलर हाउ डिड हिटलर एस्टेब्लिश इन द डिक्टेटरशिप इन द जर्मनी? तो जर्मनी के अंदर सबसे पहला एक तो वो फरवरी वाला कांड 1933 में उसने क्या कर दिया? आग लगवा दी पार्लियामेंट में। फिर इनेबलिंग एक्ट लाया 3 मार्च 1933 को। राजनीतिक जो दल थे उन दलों को खत्म कर दिया और जब वो अकेला बचा, इसका मतलब कौन सा? तानाशाही शासन लिया है। चलिए पांचवा क्वेश्चन, नाजी जर्मन में युवा यूथ को किस तरह विचारधारा दिखाई जाती थी संक्षिप्त में? यानी कि नाजी के अंदर जो व्हाट काइंड ऑफ द आइडियोलॉजी वर थॉट यूथ इन नाजी जर्मनी, यानी कि जो नाजी नए वाले बच्चे थे उन्हें किस प्रकार की थॉट थी? तो देखिए सबसे पहला शिक्षा प्रणाली की बात करें, शिक्षा प्रणाली में बदलाव, स्कूली पाठ्यक्रम फिर से लिखा गया, नस्लीय विज्ञान उसमें जोड़ी गई ताकि बच्चों को पता चले कि नस्ल भेद क्या होता है। श्रेष्ठता का सिद्धांत उन्हें बताया गया कि कैसे आर्यन इंडो महान होते हैं। फिर खेल कूद, हिटलर का मानना था मुक्केबाजी जैसे खेल बच्चों के लिए हिंसक और मजबूत बच्चों को बनाते हैं। युवा संगठन बनाए गए, बच्चों को ट्रेनिंग दी गई, 10 साल के बच्चों को जंग बॉक जैसे संगठन बनाए गए। ठीक है, इसी के साथ आगे बात करते हैं। आप देखिए ये आपकी वीडियो होती है यहाँ पर समाप्त। अब देखिए इसके अंदर हमने क्या करा, और हाँ एक खास इन्फॉर्मेशन कि जो इस पूरे नोट्स की जो PDF होने वाली बेटा वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, या फिर टेलीग्राम पे एक चैनल है मिशन पॉजिटिव UPSC के नाम से, आप सर्च कर लेना, वहाँ पर आपको प्रॉपर PDF देखने को मिल जाएगी। अब देखिए आपने यहाँ तक ये वीडियो कवर कर ली, हमने इसके 5 क्वेश्चन कर लिए। इसके बाद ऐसी कोई चीज़ ही नहीं बची जो आपके पेपर में आए और आपको नहीं आए। क्लियर है? तो चलिए धन्यवाद, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।